बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन ये ओपनिंग क्लोजिंग का मैकेनिज्म तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कशन ये है कि व्हाई दीज स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात को ये बंद क्यों होते हैं और दिन को ये खुलते क्यों हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज हैं। एक को कहा जाता है स्टार्च शुगर थ्योरी या हाइपोथेसिस, और दूसरा कहलाता है इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस। जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे तो हमारे सामने दोनों का कंसेप्ट भी रहेगा और नतीजा ये निकलेगा कि ये दोनों थ्योरीज दरअसल एक्ट करती हैं। किसी एक थ्योरी पर हम रिलाई नहीं कर सकते। अब ये ज़रा तफसील से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता दूं एक चीज़ कि प्लांट की आमतौर पर लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। लोअर एपिडर्मिस के ये सेल्स एंड टू एंड अटैच हैं। बीच में ये किडनी शेप के सेल्स बनते हैं जिनको गार्ड सेल्स कहा जाता है, लेकिन ये परमानेंटली किडनी शेप के नहीं है। टर्जिड होने के बाद ये किडनी शेप के होते हैं। जब फ्लेक्सिड हो तो ये इस तरह से बैरल शेप या ओवल टाइप के बनते हैं, तब ये गैप बहुत कम हो जाता है। जब ये टर्जिड हो, बीन शेप के हों, बीच में गैप बने, तो हम इसको कहते हैं स्टोमेटा ओपन हुआ है। जब ये फ्लेक्सिड होकर बीच का गैप खत्म हो जाए तब हम इनको कहते हैं ये स्टोमेटा क्लोज हुआ है। तो ये दिन को क्यों ओपन होते हैं, रात को क्यों खुलते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से, और ये बात ट्रू है, कि अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों के सेल्स में क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जबकि गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल है। तो जिसमें क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फर्ज करें सुबह हुई, सूरज की रोशनी पड़ी, इन सेल्स ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, और इन सेल्स को एक और तरह से देखें, ये सेल है, बीच में वैक्यूल है, यहां इनके क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिंथेसिस कहां होगी? साइटोप्लाज्म में। और फोटोसिंथेसिस का आउटपुट क्या है? CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो बनेगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर वगैरह। तो सबसे पहले यहां क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज इधर जो बनेगा, इसको दो तरह से इस्तेमाल करेंगे पौधे या ये सेल्स। जाहिर है इन सेल में मेटाबॉलिज्म है, तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। तो इस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज किया जाएगा। पहले मेटाबोलाइज का मतलब इसको तोड़कर एनर्जी हासिल की जाएगी। जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी एनर्जी हासिल की जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मुसलसल हो रही है तो ग्लूकोज भी मुसलसल बन रहा है, तो एनर्जी की जरूरत इतनी नहीं है। थोड़ी देर में ये मेटाबॉलिज्म वाली रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। अब इसी ग्लूकोज को डाइसेक्राइड में तब्दील किया जाएगा, जो बन जाएगा सक्रोज। एक बात याद रखना, ग्लूकोज भी पानी में सॉल्युबल है, सक्रोज भी पानी में सॉल्युबल है। सक्रोज जब बनेगा यहां, इसको सराउंडिंग दूसरे यहां जाइलम फ्लोएम होंगे, उनमें शिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाएगा। लेकिन क्योंकि फिर फोटोसिंथेसिस लगातार जारी है, तो मेटाबोलाइज करने के बाद, सक्रोज बनने के बाद भी इसकी कसरत हो जाती है अंदर। तो तीसरे स्टेप में इसको स्टार्च में तब्दील किया जाएगा। स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं। अब क्या होगा?
शुरू में यहाँ पर ये ग्लूकोज इस्तेमाल भी हो रहा है, सक्रोज भी बन रहा है, सक्रोज को इधर उधर भेजा भी जा रहा है। यहाँ है ग्लूकोज और सक्रोज का कुछ हिस्सा इस वैक्यूल के अंदर आकर जमा होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों क्योंकि पानी में सॉल्युबल हैं, इसलिए जब ये दोनों अंदर भर जाएंगे तो पानी भी आना शुरू करेगा। ऑस्मोसिस हो गया ना, बैलेंस कायम करना है। सॉल्यूट अंदर जाएगा तो सॉल्वेंट भी आएगा, और इन दोनों की लगातार आमद की वजह से क्या होगा, वैक्यूल फूल के बड़ा हो जाएगा। तो ये सेल टर्जिड होगा, टर्जिड होने से स्टोमेटा खुल जाएगा, और साथ में स्टार्च अंदर स्टोर होता रहेगा। जो जो स्टार्च की कसरत बढ़ेगी, पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च इज इनसॉल्युबल। दिन भर ये होता रहा। शाम को जब रोशनी खत्म हो गई तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया। अब न तो अंदर ग्लूकोज है न सक्रोज है, ये दोनों तो कंज्यूम हो गए, इसलिए पानी की यहाँ अंदर कसरत हो जाएगी तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये आपको मालूम है, जब पानी अंदर जा रहा था तो उसको हम एंडोऑस्मोसिस कह रहे थे। अब पानी बाहर निकल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस करके पानी बाहर आएगा, तो जो जो पानी बाहर आएगा ये सेल रफ्ता रफ्ता फ्लेक्सिट होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह हमें एक जवाब मिल गया कि दिन को ये क्यों खुला था, रात को क्यों बंद हुआ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठा। सवाल ये है, ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ही अंधेरा हो जाता है स्टोमेटा बंद हो जाता है। हालांकि जब स्टार्च भी यहाँ मौजूद था तो इसको इतनी जल्दी बंद नहीं होना चाहिए। जितना स्टार्च दिन भर बन रहा था, रात को उसने ग्लूकोज में भी तो तब्दील होना था, तो काफ़ी रात गए तक इनको ओपन रहना चाहिए था। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, जो ही रोशनी खत्म हो गई स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस थी ये एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें कुछ और इन्वॉल्वमेंट भी है। तो वो दूसरी इन्वॉल्वमेंट पोटेशियम आयन पर शक किया जाता है। सर मतलब स्टार्च की वजह से ऑस्मोसिस नहीं होगा? नहीं, स्टार्च की वजह से नहीं होगा। अब इधर यह हो सकता है कि स्टार्च को दोबारा ग्लूकोज में तो कन्वर्ट किया जा सकता है ना। जब रात को ग्लूकोज नहीं होगा, सक्रोज नहीं होगा, तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ग्लूकोज की अंदर से कंसंट्रेशन मुकम्मल ख़त्म नहीं होती। ये घटता बढ़ता ज़रूर है लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं होता। इस हिसाब से आधी रात तक इनको खुले रहने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो। अब दूसरी थ्योरी क्या कहलाती है, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। इस थ्योरी पर ज़रा जोर देना है या गौर करना है आपने। ये क्या कहती है कि जो सराउंडिंग सेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल तो नहीं है लेकिन इनके पास पोटेशियम मौजूद है, और पोटेशियम सिर्फ इन सेल्स के पास नहीं है, जो मीजोफिल के सेल्स हैं इनके पास भी पोटेशियम है। होता क्या है, दिन के वक्त सनलाइट जब पड़ती है, तवज्जो से सुनना बेटा, सनलाइट जब लीफ पर पड़ेगी तो कौन सी लाइट है ये, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के कितने रंग हैं, 7। उसमें से एक रंग है ब्लू, है कि नहीं है। ब्लू लाइट फोटोसिंथेसिस में भी इस्तेमाल होती है, यहाँ स्टोमेटा को ओपन क्लोज कराने के लिए भी इस्तेमाल होती है। कैसे, जो ही सूरज की रोशनी पड़ी और उसका ब्लू वाला पार्ट जब यहाँ अप्लाई होता है इन सारे सेल्स पर, तो इस ब्लू लाइट की वजह से एक एंजाइम एक्टिव हो जाता है। This blue light activates an enzyme. लेकिन सिर्फ ब्लू लाइट काफी नहीं है, एक और शर्त भी है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तवज्जो है मेरी तरफ। रोशनी पड़ने के बाद इस माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? सोच के बताएं। नहीं, रोशनी पड़ने पर मैं कह रहा हूं, सुबह हुई है, रोशनी पड़ी, अब इस माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हुई ना। जो ही रोशनी पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो अब हम कहेंगे
कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बिकम्स लो। ये दो फैक्टर्स याद रखना है आपने। एक तो रोशनी का ब्लू वाला पोर्शन अप्लाई हुआ, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो गई। इन दो फैक्टर ने इस एंजाइम को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद ये एंजाइम एक्टिव होने के बाद क्या करता है? इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स पोटेशियम आयंस इनटू गार्ड सेल्स। ये सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स और इधर से पोटेशियम को इनके अंदर जबरदस्ती फेंकता है, इधर गार्ड सेल्स के अंदर। और जब पोटेशियम इन गार्ड सेल्स के अंदर आया है, वैक्यूल तो अभी इधर है, साइटोप्लाज्म में आया है। यही दो कंडीशंस एक और एंजाइम को भी एक्टिवेट करती है। वो एंजाइम क्या करता है? मेलेट या मेलिक एसिड, मेलेट या मेलिक एसिड सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनता है। इसको एक और एंजाइम ब्रेक करके मेलेट आयन और मेलेट नेगेटिवली चार्ज है प्लस H प्लस ये प्रोड्यूस करता है। H प्लस प्रोड्यूस होने से यहां का माहौल एसिडिक होने का खतरा है, pH चेंज होने का खतरा है। इसलिए इस हाइड्रोजन को पंप करके बाहर निकाला जाता है। और ये जो मेलेट था, ये बाहर से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके लाया गया, पोटेशियम के साथ मिलकर ये क्या बन जाता है? पोटेशियम मेलेट बनता है। और पोटेशियम मेलेट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। और इस पोटेशियम मेलेट को कहाँ डिपॉजिट किया जाता है? वैक्यूल के अंदर। जो ये वैक्यूल के अंदर जाएगा, तो क्योंकि ये सॉल्यूट का काम कर रहा है, तो पानी सॉल्वेंट के तौर पर भी अंदर जाएगा। अंदर जाकर पानी और सॉल्यूट दोनों का कंपटीशन बैलेंस कायम करने के लिए वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो सेल क्या होगा? टर्जिट हो जाएगा। सेल टर्जिट होगा तो स्टोमेटा खुल जाएगा। अब जो ही लाइट रुकी, शाम हो गई ना, लाइट जो ही रुकी, ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया। एंजाइम इनएक्टिव हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। बढ़ने की वजह से पोटेशियम को जो जबरदस्ती इधर लाया जा रहा था, वो पोटेशियम अब निकल के जाना शुरू हो। और एक और एंजाइम मेलेट को मेलेट आयन में तब्दील कर रहा था, वो भी रिवर्स हो जाएगा और ये मुकम्मल मेलेट या मेलिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। फिर पोटेशियम मेलेट बनने का अमल रुक जाएगा। लिहाजा ये सॉल्वेंट बाहर निकला, सॉल्यूट बाहर निकला, तो सॉल्वेंट भी बाहर निकला और स्टोमेटा बंद हो। तो रोशनी खत्म होते ही स्टोमेटा को बंद करने का जो सबब समझ में आ गया, ये वाली थ्योरी ज्यादा बताती है। अब आखिरी सवाल ये है कि इन थ्योरीज में से कौन सी सही? तो जवाब ये है कि दोनों एक्ट करती हैं, गलत कोई भी नहीं है। दोनों अवामिल इधर एक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। समझ आ गया बेटा? अगला है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सर ये जो मेलेट है वो सेल के अंदर पहले से होगा? पहले से होगा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनता है।